हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी सक्सेस पॉइंट। मेरा नाम है सचिन सोलंके और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट केपलर्स लॉ, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उस पेपर में आपको केपलर्स लॉ के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो इसीलिए बच्चों, आपको केपलर्स लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। क्या करना होगा अभी, तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा, तब जाकर आपको केपलर्स लॉ समझ में आ जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। वो वीडियो अगर आपको देखने हैं तो उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पहला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया है। सेकंड वीडियो में मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है? देयर वेयर डैश लॉज गिवन बाय द केपलर्स रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशन। यानी प्लैनेटरी मोशन के बारे में केपलर्स ने कितने लॉ दिए हैं? फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। मतलब केपलर्स लॉ ने कितने लॉ दिए, ये सिंपली आपको बताना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप ये कर पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेशन को। सो डियर फ्रेंड्स, देखो अब क्या हुआ। अब गैलीलियो से पहले, मतलब आपको पता है कि गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया। तो गैलीलियो से पहले जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते थे स्काई का, वो नेक आई से करते थे। मतलब हमारे पास ना टेलीस्कोप था, ना कोई चीज थी जो कि हम किसी प्लैनेट को देख सके, किसी स्टार को देख सके, हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम नेक आई से ऑब्जर्वेशन करते थे और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उसे कलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, तब ये होता था। क्या हुआ, गैलीलियो आए। गैलीलियो ने क्या किया, 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया। और टेलीस्कोप का आविष्कार करने के बाद ढेर सारा डाटा जमा हुआ साइंटिस्ट के बाद। उसके बाद केपलर्स ने 1609 में केपलर के पहले 2 लॉ बताए। ठीक है, केपलर ने 2 लॉ बताए, पहला और दूसरा। और 1619 में केपलर ने 3rd लॉ बताया। मतलब पहले जो 2 लॉ थे, फर्स्ट और सेकंड, ये 1609 में बताए, और जो 3rd वाला लॉ था वो 1619 में बताया। ठीक है, वो 3rd लॉ था। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले केपलर को कुछ पता नहीं था। केपलर ने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई गैलीलियो के टेलीस्कोप के जरिए, जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी, इन सारे इंफॉर्मेशन को, सारे डेटा को कलेक्ट किया और उसे ऑब्जर्व किया। और उसे ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने हमें 3 लॉ दे दिए। 3 लॉ में क्या बताया उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया। मतलब जो प्लैनेट होते हैं सन के अराउंड किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, क्या उनका लॉ होता है, किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने इन 3 लॉ में हमें बता दी है। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। क्या था कि उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। केपलर को ये नहीं पता था कि ये जो प्लैनेट है वो इसी तरीके से क्यों घूमते हैं। केपलर ने 3 लॉ तो बता दिए, कि हाँ यार ये 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस लॉ के पीछे रीजन क्या है। मतलब ये लॉ तो हमने देख लिया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था ये उनको नहीं पता था। अब ये रीजन किसने बताया? तो केपलर ने जो लॉ दे दिए उसके 60 साल बाद, मतलब केपलर ने ये 3 लॉ देने के बाद उससे 60 साल बाद, मतलब कह सकते हैं 1689 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 1689 के पास न्यूटन ने हमें बता दिया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मतलब देखो, केपलर ने ये जो लॉ दे दिए, लेकिन केपलर को इसके पीछे का रीजन पता नहीं था। उसके बाद 60 साल बाद न्यूटन साहब आए और न्यूटन साहब ने जो भी स्टडी किया अभी तक, उसके भरोसे पर उन्होंने हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया। मतलब ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया। हम कहते हैं ना, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था। तो बस लगभग ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो ये आपको चीजें यहाँ पर याद रखनी थी और वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब चलते बच्चों
हमारे केपलर्स लॉ के पास। अब केपलर्स का पहला लॉ बहुत ही इजी है और इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में केपलर के 3 लॉ को बार बार पूछे जाते हैं। केपलर्स का पहला लॉ क्या है? केपलर्स का पहला लॉ है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। आप कहोगे सर ये फोकाई का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, फोकस, कोई भी सर्कल होगा तो उसे एक सेंटर होता है, उसे हम फोकस कहते हैं। अगर इलिप्स होगा तो उसे 2 फोकस होते हैं। अगर 2 फोकस हो गए मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, तो उसे हम कहेंगे फोकाई। इतना समझ लो। अब इस लॉ के अंदर क्या कहा गया है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्लैनेट के जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। प्लैनेट के जो ऑर्बिट है, मतलब प्लैनेट जो है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करते हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। यही इन्होंने बताया। और क्या कहा? सन एट द वन ऑफ द फोकाई, यानी जो इलिप्स का जो फोकस होता है, ठीक है, जो फोकस होता है वहां पर सन है। सिंपली आप समझ सकते हो। मतलब ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, यानी प्लैनेट के जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्स है और उसके एक फोकस पर सन है। तो ये होता है हमारा न्यूटन का, सॉरी, केपलर का पहला लॉ। ये केपलर का पहला लॉ है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर क्या कहा गया देखो बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये है हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, जिसके अलोंग प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। और एक फोकस यहाँ पर होगा और एक फोकस यहाँ पर होगा, तो एक फोकस पर देखो बेटा सन है, ठीक है। तो ये है हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ। अब देखो, मान लीजिए बेटा प्लैनेट यहाँ पर है, तो प्लैनेट ए, ये देखो ये कंडीशन है, ए से बी चला गया, ठीक है, प्लैनेट ए से बी चला गया, मतलब उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा सी से डी चला गया, तो उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। उसके बाद वो डी से ई चला गया, तो उसे लगभग इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? आप क्या देख रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, और ये जो टाइम है ना वो सेम है। मतलब उस प्लैनेट को ए से बी जाने के लिए, देखो ध्यान से, ए से बी जाने के लिए, सी से डी जाने के लिए, और डी से, सॉरी ई एफ चाहिए, ई एफ यहाँ पर, ओके, ई एफ, सॉरी ई एफ चाहिए। तो ई से एफ आने के लिए टाइम सेम है। ये मैं आपको सेकंड लॉ में बताऊंगा, ठीक है। टाइम सेम है, मतलब ए से बी डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम वही है, सी से डी डिस्टेंस थोड़ा कम है तो टाइम वही है, ई से एफ डिस्टेंस और कम है लेकिन टाइम वही है। मतलब मान लीजिए बेटा 30 डेज लगे होंगे इस प्लैनेट को ए से बी जाने के लिए, तो उसे 30 डेज यहाँ पर भी लगे, डी से सी से डी जाने के लिए, और ई से एफ आने के लिए भी उसे 30 डेज लगे हैं। मतलब टाइम सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना प्लैनेट वो अलग अलग है। मतलब ए से बी डिस्टेंस ज़्यादा है, सी से डी डिस्टेंस कम है, और ई से एफ डिस्टेंस और भी कम है। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो प्लैनेट होता है ना, ये प्लैनेट जब भी सन के नज़दीक होता है तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है, उसका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, वो इंक्रीज होती है, तभी जाकर वो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। जब जैसे जैसे प्लैनेट दूर चला जाएगा वैसे वैसे उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से वो सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब सेकंड लॉ में आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब देखो बेटा, ये केपलर का सेकंड लॉ, इसके अंदर देखो क्या कहा गया है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कहाँ से? सन से प्लैनेट तक, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये प्लैनेट है, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन क्या करेगी? इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये ए पोजीशन, ये बी, सी, डी, ई और एफ। मतलब देखो, अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इन बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये लाइन क्या करेगी? इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये सन मान लीजिए, ये जो एरिया है ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये एरिया है ये इसके बराबर है। मतलब तीनों का एरिया सेम है। मतलब यहाँ पर देखो बेटा, एरिया ऑफ ए एस बी,
एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी, सी एस, एक मिनट, सी एस डी, सॉरी ये अब यहाँ पर पेन नहीं चले बेटा, जस्ट मिनट, पेन नहीं चली थोड़ा सा, ठीक है। एरिया ऑफ सी एस डी, एरिया ऑफ ई एस एफ, ई एस एफ, ठीक है। अब ये जो एरिया है बच्चों, देखो देख पा रहे हो ना, ओके चलो देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब बच्चों ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये एरिया ब्लू कलर में, ये इक्वल एरिया है। मतलब तीनों का एरिया यहाँ पर सेम होने वाला है। एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सी एस डी इक्वल टू द एरिया ऑफ ई एस एफ, मतलब तीनों का एरिया सेम है। और ये जो प्लैनेट है जो ए से बी जा रहा है, तो इसे जो टाइम लग रहा है वही टाइम उसे सी से डी जाने के लिए लग रहा है, और वही टाइम उसे ई से एफ जाने के लिए लग रहा है। मतलब यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, इसके अंदर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ए एस और सी एस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो लाइन है ए एस, समझ रहे हो, और सी एस, अब जो भी होगा ये इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब ये जो लाइन होगी ना, यहाँ पर प्लैनेट होगा, तो ये जो लाइन होगी ना बेटा, ये इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 5 मिनट में जितना एरिया कवर करेगी, ये नेक्स्ट 5 मिनट में उतना ही एरिया कवर करेगी। और स्पीड के बारे में क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये ज्यादा है, यहाँ पर ये कम है, और यहाँ पर और कम है। मतलब ये टाइम तो सेम ले रहा है, ठीक है। ए से बी जाने के लिए, सी से डी जाने के लिए, और ई से एफ जाने के लिए वो टाइम तो सेम ले रहा है, ठीक है। टाइम सेम ले रहा है, एरिया भी इक्वल है, लेकिन उसका स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग है तभी तो वो यहाँ पर सेम टाइम में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और सेम टाइम में यहाँ पर कम एरिया कवर कर रहा है। उसी की वजह से ये चीजें हो रही है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एग्जाम में आएगा ना, तो ये डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर एग्जाम वाला समझ पाएगा। अब थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है और इसे आपको समझना होगा, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, देखो बच्चों, केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मतलब देखो, अब ये जो प्लैनेट है, ठीक है, अब ये जो प्लैनेट है, तो इसे एक चक्कर लगाने में कोई ना कोई टाइम लगेगा। तो मान लीजिए वो टाइम है, मान लीजिए टी टाइम है, ठीक है। मतलब जो पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मान लीजिए वो टी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब टी का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब। देखो क्यूब कहाँ है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड सन। मतलब प्लैनेट एंड सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस यहाँ पर हमें लेना होगा। एवरेज क्यों, देखो प्लैनेट यहाँ पर होगा तो प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और जब प्लैनेट यहाँ पर चला जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना डिस्टेंस में, तो हमें क्या करना होगा, एवरेज डिस्टेंस लेना होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है बच्चों, देखो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मान लीजिए दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे r, और r का क्यूब। मतलब यहाँ पर t का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द r क्यूब। t का स्क्वायर मतलब क्या है बच्चों, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इससे क्या समझते हो बच्चों, इसको आप, इससे आप क्या समझ पाओगे, इससे आप ये समझ पाओगे कि जैसे अगर दो प्लैनेट के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गया, दो चीजों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, सन और प्लैनेट के बीच में अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहला अभी तक इतना ही आप समझ लो, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा केपलर का थर्ड लॉ। अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लिखा बच्चों, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब।
अब देखो यहाँ पर हमने जो साइन लिया है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिया है, तो इसे हम निकाल देंगे तो क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कांस्टेंट टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। अब एक काम करो, आर क्यूब को इधर लेकर आओ, तो आर क्यूब को इधर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। अब के क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, देखो बच्चों लिखा, समझ में आ गया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब केपलर का थर्ड लॉ आपको याद रखना है। केपलर का थर्ड लॉ है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये है केपलर का थर्ड लॉ। अब देखो बच्चों, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको तीनों लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकस। मतलब जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स है और एक फोकस पर क्या है, सन है। ये पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ के अंदर ये कहा गया है द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द लाइन ज्वाइन बिटवीन द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर जो लाइन है सन और प्लैनेट के बीच में, ये इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये कहा गया है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, यहाँ पर जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इस तरीके से बच्चों मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ये हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखो। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बना है। तो इसीलिए ये तीन जो रूल है ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करने हैं। और बच्चों ये सारी चीजें करने के बाद आपको आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी, ये एमसीक्यू आपको समझ में आया होगा। देयर वेयर 3 लॉज गिवन बाय द केपलर्स रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने कितने लॉ दिए थे बच्चों, केपलर ने यहाँ पर 3 लॉ दिए थे। आई होप आप सबने इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में किया होगा, मैं बाद में टिक कर दूंगा। और जिसने भी सही आंसर दिया उसे मैं हार्ट देने की कोशिश भी करूंगा। और बच्चों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। उसके अंदर बच्चों हम देखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब बच्चों जो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, इसको फोकस करने वाला। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है वही हम देखने वाले हैं कल। ठीक है, तो चलो बच्चों कल मिलेंगे ऑन द सेम टाइम। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड